अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा 19th लेक्चर है और हम पीएचपी को देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं बगैर किसी देर किए। अच्छा, अब आप लोग अटेंडेंस लगा लें अपनी। आज है वेंसडे है आज। चलिए, फॉर्म तो अभी नहीं आया। अम, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन आ गए हैं। मैं देखता हूँ क्वेश्चन अभी। पहले हम क्या आज कोई पूछ रहा था मेरे से कि जो गिटहब पे वेबसाइट है वो कैसे होस्ट करनी है। तो वो हम थोड़ा सा जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। साइन कर लेते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज हमने क्या देखनी थी? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं दे ले ही लूँ कि अगर हम अपनी बनी हुई वेबसाइट, बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट किसी को सेंड करना चाहें तो क्या चिल्ड्रन के कोई देख ले लेकिन फुल एक्सेस ना कर सके तो कैसे सेंड होगी? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर बनी हुई वेबसाइट को किसी को सेल कर सकें, टेम्पलेट तो कर सकते हैं और उसमें होस्ट तो नहीं करना पड़ेगा। काइंडली गाइड कस्टमर को क्या रिक्वायर्ड हो सकता है वेबसाइट मेकिंग में। अच्छा, पहला क्वेश्चन, तो किसी को अगर आपने वेबसाइट सेंड करनी है तो वही आप उसको जिप फाइल सेंड कर देंगे तो वो सेंड हो जाएगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कि टेम्पलेट को सेल करना है तो जो अगर फ्री टेम्पलेट का उसने करना क्या होगा? तो असल में तो उसको मॉडिफिकेशन चाहिए ना, वो वाली चीजें चाहिए होंगी जो लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल उसकी अपनी पोर्टफोलियो होगी। अगर कोई वो काम करता है, कोई स्टोर है उसका या कोई सर्विसेज देता है तो उस सर्विसेज के हिसाब से वो पोर्टफोलियो आपने चेंज करके मॉडिफाई करके उस पेज को टेम्पलेट को देना होगा। तो आपने क्या सेल कर रहे हैं? असल में आप अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं उस टेम्पलेट को, उस फ्री टेम्पलेट को मॉडिफाई करके, ठीक है। तो असल में आप टेम्पलेट नहीं सेल करते उसे, आप अपनी सर्विसेज सेल करते हैं उसकी मॉडिफिकेशन की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो सेंड करना था वो आप सेंड कर सकते हैं। अ, अच्छा, आप कह रहे हैं कि फुल एक्सेप्ट ना कर सके, ये इतनी सवाल मेरे समझ नहीं आई। तो आप होस्ट करके भी उसको सेंड कर सकते हैं। तो कस्टमर की डिमांड के मॉडिफिकेशन करनी होगी, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी साइट बिना होस्ट किए ऑनलाइन नहीं होती। हाँ जी, ये भी सही है। वेबसाइट तो हर सूरत होस्ट करवानी होगी एक्सेप्ट स्टडी पर्पस के लिए। आप अपने लोकल कंप्यूटर पे ही रखें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। हाँ जी, ऐसे ही है कि कस्टमर को आप टेम्पलेट भी भेज सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो मॉडिफाई करना चाहे तो वो ऑनलाइन उठा के मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन खाली टेम्पलेट, ठीक है। लेकिन जो उसके मॉडिफिकेशन है वो आप पेमेंट लेके एक दफ़ा उसको सेंड करें, ठीक है। तो असल में आप क्या सेंड कर रहे होंगे? अगर आप फ्री टेम्पलेट उसको बेचते हैं तो उसमें आप मॉडिफिकेशन जो है, आपकी सर्विसेज जो है जिसमें आप मॉडिफाई कर रहे हैं चीज़ों को, वो आप उसको सेल कर रहे होते हैं, आप उसको टेम्पलेट नहीं बेच रहे होते, ठीक है। अच्छा जी। और ये फ्री वो वाले हैं जो फ्री होते हैं, एक वो वाले भी फ्री होते हैं जो आप क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। मतलब असल में वो मार्केट में किसी प्राइस में पड़ी हुई है लेकिन आपको कहीं से क्रैक फॉर्म में मिल जाती हैं, तो वो आप ना सेल करें क्योंकि या तो उसमें कोई ट्रिगर कोड वगैरह होगा, वो मतलब अगर आप होस्ट करते हैं कहीं पे तो वो कुछ देर बाद कह लें कि उस उसका कुछ कोड मिसिंग हो जाएगा, वो कुछ देर बाद वो खराब परफॉर्म करने लगेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम स्लैक का देख लें फिर। अच्छा, अभी लोग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आज मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश वाला है, तो आप मेरे ख्याल में। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ सवाल आए हुए हैं, ये देख लेते हैं इसे। अच्छा, अब ये एक कल क्या ये वाला एरर आया था। अच्छा, अब ये वाला एरर कब आता है? ये वाला एरर तब आता है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपका ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट है, ठीक है। तो और मेरे ख्याल में आप विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मशवरा तो ये है कि आप ना विंडोज अपनी अपडेट रखा करें, ठीक है। अब वो उनकी तो सर्विस कह लें कि उनकी तो सपोर्ट भी बंद कर दिया है इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, ठीक है। तो आप अपनी विंडोज अपडेट कर लें 64 बिट
मिल जाती है आराम से। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी, अब तो लैपटॉप भी इतना पुराना नहीं होगा आपका कि इतने पुराने जो लैपटॉप थे वो तो चल भी नहीं रहे जो 32 बिट वाले थे। तो कोशिश कर रहे हैं कि 64 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास इंस्टॉल कर ले। नहीं है तो आपको मैंने लिंक भेज दिया था, वैसे अगर किसी और का मसला आ रहा हो तो वो भी देख सकता है कि 32 बिट आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना वो हो जाएगा। अच्छा, ये आपका क्या रहा है? अनएक्सपेक्टेड एरर ऑन लाइन 22। अच्छा, ये सेटिंग जेसॉन में कुछ नहीं है, ये सेटिंग जेसॉन असल में इसकी है, विजुअल स्टूडियो कोड की है। ठीक है, आप अपना इंट्रो डॉट पीएचपी में देखें कि वो उधर क्या मसला आ रहा है। ठीक है, ये सेटिंग जो डॉट जेसॉन जो होती है ना, ये इसमें होती है इसकी स्टाइलिंग के लिए। मतलब आपने इसका कलर चेंज करना है, आपने कुछ और करना है, उसी तरह जिस तरह सीएसएस में वैल्यूज देते हैं इसी तरह से हम इसकी भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं अपने एडिटर की। पोर्टफोलियो वेबसाइट, यूजिंग वेबसाइट में जैसे एचटीएमएल फाइल अटैच करनी है, पूरा फोल्डर जिप करके अटैच करना है। पूरा फोल्डर करेंगे तभी आपको मेरे मुझे सारी चीजें नजर आएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, हम्म, यार आप एक काम करें, ये वाला जो एरर है ना वो आप लेटेस्ट जैम्प डाउनलोड कर लें। ठीक है, ठीक है, उसमें पीएचपी खुद ही आपकी अपडेट हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या एरर आ रहा है? योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड थर्ड टाइम, प्लीज कॉन्टैक्ट यू कैन अप्लाई मैसेज चेंजेस। एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट क्यों हुई है? आप अपनी ना डिस्क्रिप्शन वगैरह ये वो कुछ डाल के भेजें, फिर ही मैं देख सकता हूँ। सर, न्यू थीम एक्टिवेट करने पर एरर है, जब जो भी थीम पर क्लिक करो तो ये ऐसा एरर आता है, इनकी क्या रीजन हो सकती है? यार आपका भी मेरे ख्याल में तो ये वही वाला है, एनकोड डॉक्यूमेंट एरर। यार आपका ना पीएचपी का वर्जन का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप लेटेस्ट जैम्प डाउनलोड करें और उसको ट्राई करें। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन है सर, एच टी एम एल सी एस एस की फाइल कंबाइन करके हम रन कर चुके हैं, अब पीएचपी की फाइल भी ऐड हो रही है, तो जैसे डॉट सी एस एस की फाइल एच टी एम एल में लिंक करते हैं, आप पीएचपी की फाइल को भी एच टी एम एल में लिंक करेंगे? अगर करेंगे तो क्या लिंक करना? हाँ यार, सी एस एस की फाइल अलग थी, और अब अगर आपने गौर किया हो तो जो पीएचपी की फाइल है ना वो असल में वो एच टी एम एल की फाइल ही है। ठीक है, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं यहाँ से, कहाँ पे थी कल हमने जो फाइल बनाई थी, वो इधर पड़ी होगी ये। ठीक है, अब ये देखें, ये इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल है। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। तो जो सी एस एस है ना वो तो मुझे लिंक करनी पड़ती है फाइल। ठीक है, लेकिन जो पीएचपी की फाइल है वो देखें, एच टी एम एल है और पीएचपी, एच टी एम एल और पीएचपी साथ साथ ही चलेंगे। ठीक है, और अगर मतलब कोई कोई भी चीज मैंने देख, अभी यहाँ पे ये देखें, ये जो बी आर है ये एच टी एम एल का टैग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और एच टी एम एल लिखी थी कहीं, और हमने कहीं नहीं लिखी हुई। नहीं, हमने कहीं नहीं लिखी हुई। खैर, मतलब एच टी जो सी एस एस होगी वो तो लिंक करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन एच टी जो पी एच पी है वो मैं एच टी एम एल के साथ साथ ही लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एच टी एम एल लिखी है, यही मैंने सी एस एस लिख दिया है, वो पी एच पी लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी एच टी एम एल का टैग डाल सकता हूँ। ठीक है, एंकर टैग या कुछ भी।
ठीक है। तुम जो PHP और HTML होगी ना, वो एक ही फाइल के अंदर हम लिख रहे होंगे ऊपर नीचे, ठीक है। क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्यों ये बताना पड़ेगा, पहले थोड़ी सी HTML आएगी, फिर PHP आएगी, फिर HTML आएगी, फिर PHP आएगी, ठीक है। जो CSS है उसको हम अलग ही रखते हैं फाइल को, ठीक है। हम PHP की फाइल को भी अलग रख सकते हैं, उसमें उसमें यही होगा, फिर यहाँ पे अलग HTML होगी, यहाँ पे फिर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी हम आज का भी काम करते हैं तो उसमें भी मोर ओवर वर्डप्रेस पे थीम डाउनलोड कर लिया है। नेक्स्ट उसके पेजेस एंड हेडर कैटेगरीज एक्सेट्रा सेट करना भी सिखा दें। यार ये हम पहुंच जाएंगे वहां पे भी। हम मतलब देखें, हमारी थोड़ी मजबूरी ये समझ लें कि हमने PHP भी लेके चलनी है और हमने वो वाली चीज़ें भी लेके चलनी है साथ में। तो अच्छा, हेडर जो कुछ होती हैं थीम्स जो ना, जैसे एलिमेंटर यूज़ कर रही हैं, तो वो काफ़ी उसमें आप आराम से चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अच्छा, इसमें ना हम क्लास के एंड पे डिस्कस करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि देखें, जैसे ये मंडे ट्यूसडे वेंसडे, इनमें ना हम कोशिश करते हैं कि PHP का टाइम रख लें, और इसमें एक वो जिस तरह से फ्रीलांसर पे या और फ्रेमवर्क पे काम करना वो कर लें, और थर्सडे और फ्राइडे हम एक्सक्लूसिवली वर्डप्रेस का रख लें, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, थोड़ी सी PHP भी चाहिए हमें, क्योंकि ये जो वर्डप्रेस के जो आप चीज़ें डाउनलोड कर लेंगे ना, इसमें मॉडिफिकेशन के लिए हमें थोड़ी सी PHP चाहिए होगी, ठीक है। तो वो भी हम तब तक आ ही जाएगी हमें इस वीक के बाद ना, तो इसको हम कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं आते हैं हम गिटहब पे पेज होस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं ये ट्यूटोरियल आपको यहीं से फॉलो करके दिखा देता हूँ, pages.github.com, ठीक है। ये हमारा पोर्टफोलियो हो गया, pages.github.com, ठीक है। ये आपने खोल लिया है, ठीक है। ये खोल लें आप सारे। अ, अच्छा, और कोई एरर नहीं है। व्हाट इज गिटहब पेजेस, ठीक है, ये आप देख लेंगे सर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने प्रोजेक्ट साइट अपलोड नहीं करनी, हमने कह लें आप, हमने ये अपनी यूजर और ऑर्गेनाइजेशन साइट, हमने अपनी वेबसाइट अपलोड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग गिटहब पे अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से साइन अप नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट करें, वहां पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डालें, ठीक है। ठीक है, ये आपको इस तरह की चीज नजर आ जाएगी। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, अच्छा ये मेरी बनी हुई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ रिपोजिटरी को, एक मिनट, क्योंकि यही आपने बनानी है। अच्छा, रिपोजिटरी को, अच्छा इसको मैंने डिलीट यहाँ से करते हैं, वहां से करते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस, ब्रांचिंग, नोटिफिकेशन, इंटीग्रेशन, एक्शंस, मॉडरेशन सेटिंग्स। एक मिनट, इसको देख लें हम अगर,
ये इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे डेंजर जोन होता है। अ, इसको रीनेम मैं कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अब वो वाली चीज नहीं रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये सबसे पहले आपने अकाउंट बना लेना है गिटहब पे। ठीक है, आपको इस तरह का चीज नजर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर लेते हैं। हमने न्यू रिपोजिटरी बनानी है। ठीक है, तो अब न्यू रिपोजिटरी कैसे बनानी है, हमने क्रिएट ए न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। ठीक है, head over to GitHub and create a repository named username.github.io। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने कोई यूजर नेम सिलेक्ट किया होगा। ठीक है, मेरा यूजर नेम क्या था, माज अहमद यूजर नेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे न्यू है, कह लें रिपोजिटरी का। ठीक है, तो इस पे क्रिएट न्यू रिपोजिटरी आ जाएगा। ठीक है, न्यू पे क्लिक करूंगा। अच्छा, आपने अब क्या रखना है, आपने रखना है नाम रिपोजिटरी का। ठीक है, तो आपने रखा अपना यूजर नेम माज अहमद। ठीक है, डॉट गिटहब डॉट आईओ। ठीक है, अब ये मैंने रख लिया। अब ये आप आपका जो भी यूजर नेम आपने सिलेक्ट किया हुआ है ना, वो आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है, डॉट गिटहब डॉट आईओ। ठीक है, अब यहाँ पे वेबसाइट मेरी जो भी आपकी वेब होस्ट वेबसाइट होगी वो यहाँ पे आपकी होस्ट होगी। ठीक है, तो ये माज अहमद डॉट गिटहब डॉट आई हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, रीडमी फाइल कर लेते हैं, गिट इग्नोर नहीं करनी, तो बस आपने क्रिएट रिपोजिटरी कर ले। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, आप आगे चलते हैं। व्हाट गिट क्लाइंट आर यू यूजिंग। अच्छा, आप तो ये अगर आप टर्मिनल पे कर लें तो वो बहुत अच्छी बात है, गिटहब डेस्कटॉप पे कर लें वो भी ठीक है। ठीक है, अगर आप आई डोंट नो पे क्लिक करते हैं तो वो गिटहब डेस्कटॉप को डाउनलोड करने का कहेगा। ठीक है, तो आपने आई डोंट नो पे क्लिक करें, यहाँ पे ना यहाँ से गिटहब डेस्कटॉप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, इंस्टॉल करने के बाद इस तरह की चीज खुलेगी। इसको मैं फ्लैक्चुअलिजन करूंगा तो मसले आएंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये डाउनलोड कर लिया आपने गिटहब डेस्कटॉप। ठीक है, उसको रन करेंगे आप। तो अब क्या करना है आपने, आपने करना है आपने यहाँ पे अपने रिपोजिटरी में जाना है और यहाँ पे होगा अच्छा, ये इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, इसको हमने सेटअप करना है तो क्लोन रिपोजिटरी करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसको देखते हैं। अम, हाँ, ये ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप। ठीक है, ये कोड डाउनलोड कोड जहाँ पे करेंगे ना वहां पे होगा ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप।
ठीक है, या ये क्लोन करने की आपके पास हो जाएगी, लिंक आ गया। ठीक है, तो अब ये ट्यूटोरियल जरा सा चेंज है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ही आ रहा था सेटअप इन डेस्कटॉप का बटन, यहाँ पे डाउनलोड कोड जब करेंगे तो ये क्लोन का बटन आ गया। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं क्लोन कॉपी करके, या ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप कर लें। ठीक है, तो ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप डॉट एक्जी कर लेंगे। अच्छा सही है, क्लोन अगेन कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने क्लोन पे क्लिक करना है, तो वो अब ये खुद ही इसने क्लोन कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, ये सारा कुछ हो गया आपके पास। ठीक है, अब ये जो फोर्थ स्टेप है ना, जहाँ पे ये कह रहा है क्रिएट एन इंडेक्स फाइल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने जो भी आपकी फाइल्स होंगी ना, जिस तरह हमने मेरे ख्याल में डाउनलोड में मैंने कुछ ये रखी हुई है फाइल। ठीक है, तो इसको मैं उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसकी फाइल्स को उठाता हूँ। ठीक है, अब ये पड़ी किधर हुई है, माई गिटहब डॉट आई ओ वाली, ये मेरी पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, ये माज अहमद डॉट गिटहब डॉट आई ओ, ये इसने फोल्डर बना दिया। मैं जब मैं इंस्टॉल करूंगा ना, तो वो मेरे से पूछेगा कि किस फोल्डर में आपने रखना है, तो डॉक्यूमेंट्स गिटहब के अंदर माज अहमद डॉट गिटहब डॉट आई ओ में ये फोल्डर पड़े हुए होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर देता हूँ चीजें, जो भी मेरी क्या वेबसाइट है ना, उसकी फाइल्स मैंने यहाँ पे रख दी हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ये कहेगा कि ये इतनी सारी चीजें यहाँ पे आपके पास आ गई हैं। ठीक है, अब मैं समरी में लिख दूंगा वेबसाइट एडिट। ठीक है, इसको कमिट करता हूँ। अच्छा, ये कमिट करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे चेंजेस लिख के, और फिर आपने क्या करना है, पुश टू ओरिजिन। ठीक है, अब ये मेरी चेंजेस जो है वो पुश हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखता हूँ, मैं लिंक खोलता हूँ माज अहमद डॉट गिटहब डॉट आई ओ। अच्छा, अभी इंडेक्स डॉट फाइल नहीं चली। एक मिनट, इसको देखने देंगे। कमिट भी कर दिया, पुश भी कर दिया। अच्छा, यहाँ से अगर मैं ये देखें अब आ गया। थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। और ये जो मेरा टेम्पलेट था, इसमें मैंने कुछ चेंजेस वगैरह नहीं की हुई। ठीक है, अगर आपको चेंजेस वगैरह करनी हो तो आप वहीं से चेंजेस वगैरह करके इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिंक देखें, लिंक है माज अहमद डॉट गिटहब डॉट आई ओ। ठीक है, इसको अगर मॉडिफाई करनी है तो मैं यहीं से मॉडिफाई कर लूँगा। इसको खोलते हैं, यहाँ से मैं मॉडिफाई करता हूँ। कैसा स्टार्ट बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है। ठीक है, यहाँ पे पेज टॉप पे नया ब्रांडिंग है, यहाँ पे हम कुछ और माज अहमद लिख लेते हैं जिस तरह से। ठीक है, और आपने कुछ लिखना है। ठीक है, तो मैंने सेव कर लिया। अब ये चेंजेस आई हैं मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेंजेस की डिटेल लिखूंगा। चेंजेस डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। कमिट करूंगा। ठीक है, अभी कमिट हो गया, और यहाँ से मैं अब इसको पुश कर दूंगा।
ठीक है, पहले आपने यहाँ से कमिट करना है और फिर यहाँ से पुश करना है, तो वो आप देखेंगे वो इफेक्ट जो है वो थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे भी नजर आने लग जाएगा। तो यहाँ से कुछ पुश हो गया और इसको मैं पुश करता हूँ, तो थोड़ी देर बाद इसका असर आएगा यहाँ पे। चले 2-3 मिनट बाद देख लेते हैं। अच्छा, कोई सवाल इसका यहाँ से? डिस्क्रिप्शन आपने वो किस जगह पे डिस्क्रिप्शन? एक तो हो गई जो बनाते हुए लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, वो आप कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। दूसरी जो यहाँ पे कह लें डिस्क्रिप्शन है, वो कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो आपने चेंजेस की है ना अपनी रिपोजिटरी के अंदर, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आप हाँ, यहाँ पे देखें, अब ये माज अहमद नाम चेंज हो गया, ये अब यहाँ पे भी नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है चेंजेस को कहने राइट करने के लिए, राइट थ्रू करने के लिए, उसके बाद ये काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आगे चलते हैं। अब हम इसमें कोई सवाल होगा कि आप वीडियो वैसे आज दोबारा भी देख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है ये अपलोड करना, बस आपने फाइल्स आपने देखना है कि फाइल सारी की सारी फाइल्स कहाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं एक और काम कि हाँ, कल के लेक्चर के बाद हम आगे शुरू करते हैं चीज़ें, ठीक है। तो कल हमने कहाँ तक पहुंचे थे? हम जैम वगैरह चला लें अपना, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपने काम करना हो तो आपने जैम चला लेना, पीएचपी का काम करना, ठीक है। और हम देख लेते हैं डॉक्स में, ये वाली फाइल हम और नई फाइल बना लेते हैं और हम लेक्चर देख लेते हैं यहाँ से। इंट्रो टू PHP 1 हो गया, इंट्रो टू PHP 2 हमने देख लिया था। हाँ, आज हम देखेंगे ऑपरेशंस वगैरह PHP के। अच्छा, कल की समरी मैंने सेंड कर दी थी। हाँ, हम 2 डायमेंशनल रे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने कल ये वाली फाइल आपके पास पड़ी भी होगी। तो हमने देखा था 2 डायमेंशनल अरे हम किस तरह से बनाते हैं, ये अरे बना ली और ये एक और अरे बना ली, ठीक है। तो अब हम एक और तरीका है अरे बनाने का, 2D अरे बनाने का, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, मैं ना पहले 3 अरेज बना लेता हूँ, ठीक है। एक में बना लेता हूँ टेक्निकल इक्वल टू, इसमें यहाँ पे अरे, और इसको यहाँ पे हम रख लेते हैं, 2 बंदों का नाम रख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। एक अरे हम बना लेते हैं क्रिएटिव की, यहाँ पे मैं 2-3 नाम और रख लेता हूँ, ठीक है। और एक नाम हम रख लेते हैं, एक रख लेते हैं हम कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है।
ये नाम रख लिए मैंने। अब ये 3 अरेज बना लिए मैंने। अच्छा, अब इन अरेज से भी मैं 2 डायमेंशन अरे बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये 3, आप कह लें कि ये आप इसको, अभी तो मैंने 3 ऐसे समझ लें आप कि ये टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं, उधर 3 स्टूडेंट हैं, आप इसको 10-12 जितनी मर्जी लंबी अरे बना सकते हैं। ये क्रिएटिव के स्टूडेंट्स हैं और ये कंटेंट मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ई रोजगार की एक बना लेता हूँ अरे, ठीक है। अब उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं ये तीनों अरे रख लेता हूँ, टेक्निकल, क्रिएटिव और कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। अब ये देख लें अब ये भी उसी तरह की अरे है जिस तरह की मैंने ये वाली अरे बनाई है। अरे के अंदर एक अरे, दूसरी अरे और तीसरी अरे, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, ये 3 अरेज बना ली मैंने। अब मैंने क्या किया, अरे के अंदर एक ये अरे, एक ये अरे और एक ये अरे। अब क्या है, अब इन अरेज के नाम भी हैं, ठीक है। अब आपने एक्सेस करना होगा तो आप उसी तरह, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अली लिखा हुआ, यहाँ पे इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, ई रोजगार, ठीक है, ब्रैकेट्स, और ये अली कहाँ पे आएगा, 0, और यहाँ पे 1, ठीक हो गया। अब इसको हम चला के देखते हैं। ये सर्विस चला ली हमने अपाचे की, माई स्किल हमें चाहिए नहीं, अभी इसको देते हैं, ठीक है। चाहिए डिस्प्ले कहाँ पे होगा, हाँ ये हमने इको तो कराया नहीं, ये एंड पे डिस्प्ले होगा। लिंक को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये अब अली आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो अरे 2 डायमेंशनल अरे को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और खैर वो रिवीजन में हमने ये भी देख लिया कि अरे इसको एक्सेस किस तरह से करते हैं, ठीक है। 0 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। तो ये 0 1 ये वाला इंडेक्स आ गया, और इन अरेज में से कौन सा इंडेक्स है, ये टेक्निकल की अरे है, 0 वाली, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन कल वाली देखा हमने, सॉरी सर, हाउ टू रन फाइल यूजिंग वैम्प। यार ये आप सर्च कर लें, जैम्प पे, जैम्प इंस्टॉल करके सर्च कर लें, वो भी बड़ा आसान है। वैम्प पे भी इतना मुश्किल नहीं है, वहाँ पे भी आपने इंटरनेट इंट पब की एक डायरेक्टरी होती है, वहाँ पे देख लें जाके, उसमें जिस तरह यहाँ पे चीज़ें रखनी है उस तरह वहाँ पे चीज़ें रख लें, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब हम देखते हैं ऑपरेशन। तो पीएचपी में हम जब काम करते हैं ना, पीएचपी हमने देखा था सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि सर्वर साइड के ऊपर आपने कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, आपने सर्वर को बताना होता है कुछ करने का या कुछ ना करने का, ठीक है। तो उसमें फिर आपको ऑपरेशंस भी चाहिए होते हैं कि ऑपरेशंस मतलब कुछ चीज़ ऐड करना, डिलीट करना, कोई चीज़ बार बार रिपीट करना, कितने नंबर ऑफ टाइम्स करनी है, ठीक है। कुछ प्रोसेसिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फिर यहाँ पे ऑपरेटर्स आते हैं। ऑपरेटर्स आर मैथमेटिकल स्ट्रिंग कंपैरिजन एंड लॉजिकल कमांड सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। PHP looks a lot like plain arithmetic. For instance, the following statements output 8, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक सिंपल ऑपरेटर है प्लस का, ठीक है। अब मैं अगर इको 6 + 2 करूंगा तो उसका आउटपुट मुझे क्या आएगा, उसका आउटपुट मुझे 8, 6 + 2 क्या है, 8 है, तो इको क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फॉर मूविंग ऑन टू लर्न व्हाट PHP कैन डू फॉर यू, टेक ए मोमेंट टू लर्न अबाउट वेरियस ऑपरेटर्स इट प्रोवाइड, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी से देख लेंगे क्योंकि मेरे ख्याल में आप सारों की 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है और आपको ये ऑपरेटर्स का पता होगा कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करते हैं। जो थोड़े से कह लें आपने यूज नहीं किए हुए होंगे वो हम उसको देख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एक तो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या करते हैं, अर्थमेटिक फंक्शन करते हैं, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। ये जल्दी से हम लिख लें, अगर ऐसा करते हैं, इसको आपके पास है ये वाली फाइल तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन,
ठीक है, वैसे करने की जरूरत तो नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है ये। अच्छा 8+2 हो गया, ठीक है। को लाइन ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। यही है 8-2 कर देते हैं, इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। इसको फिर 8 into 2 कर देते हैं। अच्छा इंटू मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, ये स्टार के बटन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कंप्यूटर थोड़ा सा यूज किया तो आइडिया होगा आपको इस चीज का। अच्छा डिवाइड किससे करते हैं हम, डिवाइड हम इस लाइन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में रखते हैं हम, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ये तो बेसिक्स ऑपरेशन हो गए, इनकी आउटपुट आपको उसी तरह नजर आ जाएगी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेशन है 10 6 16 4, ठीक है। 8+2 10, 8-2 6, 8 into 2 और 8 2 16 होते हैं, और 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन है। अच्छा इनके अलावा एक ऑपरेशन है मॉडुलस का ऑपरेशन, ठीक है। अब वो मॉडुलस का ऑपरेशन क्या करता है, मॉडुलस का ऑपरेशन ये करता है, मॉडुलस का ऑपरेशन डिवाइड करता है नंबर को, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस का ऑपरेशन हम करते किस तरह से हैं, मॉडुलस का ऑपरेशन हम करते हैं इसको यूज करके, परसेंटेज को यूज करके, ठीक है। अच्छा अब 8 mod 2 का मतलब क्या है कि 8 को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या बचता है 0, तो हमारे पास क्या नजर आएगा 0 नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 8 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। क्या करेंगे, रिमाइंडर 2 बचता है ना 8 को 3 से डिवाइड करूं तो ठीक है। 3 2 जार 6, सी 6, 8 - 6 2, रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम 5 से करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए मैं बता देता हूँ। गिव्स ठीक है। अच्छा इसके बाद अगले दो ऑपरेशन भी बहुत सिंपल है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक, आपको इंक्रीमेंट का पता होगा क्या होता है कि एक बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, सॉरी ये इस तरह काम नहीं करेगा, ये इस पे काम करेगा $x, तो यहाँ पे हम कर देते हैं $x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। और इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, ठीक है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, अच्छा इसने वैल्यू नहीं की, अब करेगा, ठीक है। ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा अब हम करें डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होगा, -x करेंगा करूंगा मैं, तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा कि एक वैल्यू उसको, अच्छा ये x की वैल्यू 8 हो गई थी ना, 9 हो गई थी, ठीक है। 9 के बाद उसने दोबारा से उसकी वैल्यू 8 कर दी ठीक है। तो ये फंक्शन मैं आपको दे दूंगा क्लास के एंड पे, बड़े आसान से हैं, इतने कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा अब हम आए थे असाइनमेंट ऑपरेटर पे, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए बनते हैं, ठीक है। द ऑपरेटर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल्स, दे स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल इज इक्वल टू साइन एंड मूव ऑन टू प्लस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू, ठीक है। तो एक तो सिंपल ऑपरेटर है हमारे पास इज इक्वल टू वाला, ठीक है। अगर मैं किसी को भी a इज इक्वल टू b करूंगा तो वो b की वैल्यू a को असाइन हो जाएगी, इसका क्या मतलब है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को असाइन हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर है, प्लस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू वाला, ठीक है।
प्लस इज इक्वल टू वाला क्या करता है, वो ऐड करता है वैल्यू को, माइनस इज इक्वल टू वाला क्या करता है, वो माइनस करता है वैल्यू को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। ठीक है, अभी जल्दी से हम कर लेते हैं। अच्छा, एक तो सिंपल इज इक्वल टू वाला ऑपरेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉलर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो अब क्या होगा, डॉलर एक्स की वैल्यू असाइन होगी वन। ठीक है, अब मैं इसको इको भी करा देता हूँ, तो अब क्या होगा, एक्स की वैल्यू वन असाइन हुई हुई है और इसकी मेरे ख्याल में वैल्यू भी आ जाएगी वन। ठीक है, अच्छा अब हमने, ये तो सिंपल है। ठीक है, कि एक्स यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो भी होगा उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये प्लस इज इक्वल टू और माइनस इज इक्वल टू क्या करता है। ठीक है, डॉलर एक्स प्लस इक्वल्स डॉलर एक्स। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आइडिया, ये x की वैल्यू में एक ऐड करेगा x और फिर उसको स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले क्या थी x की वैल्यू वन, वन के अंदर ये वन को ऐड करेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी टू। ठीक है, अब मैं इसी के अंदर माइनस इज इक्वल टू करता हूँ। माइनस इक्वल में क्या होगा कि x की वैल्यू क्या है टू, टू में ये टू माइनस करेगा, वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। ठीक है, या यहाँ पे ना हम कुछ और कर देते हैं, है आपको आइडिया हो जाएगा इससे क्या, ये कर क्या रहा है, प्लस इक्वल्स एक्स में ये जो एक्स की वैल्यू है वन, इसी में क्या करेगा, वन ऐड करेगा तो ये टू हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू क्या थी टू, अब टू में ये टू माइनस करेगा तो वो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी जीरो। सही है, सही है, ये इस चीज की समझ आई। अच्छा, सवाल आ गया आपके, देख लेते हैं। सॉरी, ये हो जाता है, ऑफ कर दिया मैंने नोटिफिकेशन। ये E3 स्कूल पर, अच्छा W3 स्कूल पर अवेलेबल है। हाँ जी, ये W3 स्कूल पर सारे अवेलेबल हैं। हाँ जी, W3 स्कूल पे ये अवेलेबल होंगे। सर ये ऑपरेशन किसी प्रोजेक्ट में किस सिचुएशन में यूज़ होते हैं, ये हर सिचुएशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, हमने x की वैल्यू दो जगह दी हैं, एक जगह 8 और दूसरी जगह 1। सिस्टम कैसे समझेगा कि x की वैल्यू क्या लेनी है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। ठीक है, अब सिस्टम ने सिस्टम चलता कैसे है। ठीक है, सिस्टम का एक कंट्रोल होता है। ठीक है, ये आगे जाके हम कंट्रोल फ्लो जब पढ़ेंगे ना तो वो भी देख लेंगे। नोटिफिकेशन देख लूँ, ऑन तो नहीं है, ठीक है नहीं ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू, आपका ये सवाल है, यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू 8 लिखी है और यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू 1 लिखी है, तो सिस्टम को क्या पता चलेगा। ठीक है, सिस्टम का ना एक कंट्रोल होता है। ठीक है, सिस्टम यहाँ से पढ़ना शुरू करता है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, फिर दूसरी लाइन पे आएगा, फिर तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे, फिर यहाँ पे ना, यहाँ पे देखा गया नौवीं लाइन में उसका क्या है, नौवीं लाइन में एक्स इक्वल टू 8 है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स में ऑपरेशन किया, एक्स की वैल्यू में एक ऐड कर दिया है। एक्स प्लस प्लस का मतलब है, इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू डॉलर एक्स प्लस वन। ठीक है, और अब क्या हो गया, वैल्यू एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या थी 8, 8 में 9 प्लस करूंगा, 8 में 1 प्लस करूंगा 9 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या हो गई 9। ठीक है, तो ये अब एक्स की वैल्यू क्या है 9। अब इसी तरह से ये काम क्या कर रहा है, डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर एक्स माइनस वन। ठीक है, ये वाला काम कर रहा है मेरे पास। ठीक है, तो अब मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या थी 9, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहाँ पे इस लाइन के बाद 23 लाइन पे मेरी एक्स की वैल्यू क्या है 8 हो गई है फिर से। ठीक है, यहाँ से मैं आगे चलता जाऊंगा, अब 28 पे फिर मेरे पास कमांड आ गई है डॉलर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से ऑनवर्ड 28 के बाद 29, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है। 30 पे मैं एक और ऑपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका इसका मतलब होता है डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर एक्स प्लस डॉलर एक्स। ठीक है,
प्लस इज इक्वल टू का मतलब ये होता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ और लिखना चाहिए था, वैसे अगर मैं 5 लिख लेता हूँ तो इसका मतलब होगा डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर एक्स प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 5 4 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 2 करूँ तो इसकी वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर एक्स माइनस 2, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा, ठीक है, कि ये कंट्रोल चल रहा होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो अब मैं उसी एक्स को प्रिंट करा रहा हूँ, देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, ठीक हो गया। इंटरनेट तो बंद हो गया, लाइट गई है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसी तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेटर एंड ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। हम आए थे कंपैरिजन ऑपरेटर पे, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। वैसे अगर हम एक जल्दी से क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है वो फॉर लूप्स वगैरह, जैसे ही हम फॉर लूप पढ़ेंगे ना तो हम इस ऑपरेटर्स को भी देख लेंगे। वैसे ये करते क्या है, ये कंपेयर करते हैं, जिस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करेंगे, वैल्यू को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब आप किसी ने पूछा था कि ये वाले फंक्शंस हम ये वाले ऑपरेशंस हम कब यूज कर रहे होंगे, तो ये वाले ऑपरेशंस जब भी मैंने इंस्ट्रक्शन देनी है ना, फॉर एग्जांपल मैंने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि 4 दफा ये वाला काम करो, कंप्यूटर को तो मैं इंस्ट्रक्शन ही देता हूँ ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि अब पहली दफा है, अब दूसरी दफा है, अब तीसरी दफा है, चौथी दफा है, तो ये कंप्यूट करना पड़ेगा मुझे खुद से, क्योंकि प्रोग्रामिंग में यही होता है ना, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, तो तब यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा ये पीएचपी इस्तेमाल होती होगी। अच्छा जी, वेरिएबल असाइनमेंट हमने देख ली थी, वेरिएबल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देख लिए थे, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट, बाकी आप देख लीजिएगा, ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, वो मैं आपको बता दूं। अब क्या होता है, ये तो हमने सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन देखे थे ना। अब स्ट्रिंग के लिए आप कह लें कि अलग चीज ही होती है स्ट्रिंग। अच्छा, आवाज आ रही मेरी, मेरा इंटरनेट थोड़े देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो मसला आ गया होगा। अच्छा, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन यही है, वीडियो चली गई थी थोड़ी देर के लिए। खैर, मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। असल में स्विच ओवर होता है थोड़ा सा, तो वो राउटर रीस्टार्ट हो जाता है खुद से। इसको मैं देख लेता हूँ अभी। अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की हमने बात करनी थी शायद। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन से चली गई थी वॉइस हमारी। अच्छा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पे हम दोबारा बात कर लेते हैं। अच्छा, अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या करती है, यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है, दिस इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये दूसरी स्ट्रिंग है डॉलर वाई, दिस इज माय सेकंड स्ट्रिंग। अब कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन क्या करता है, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन, इसको हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन मेरे लिए स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करेगा, ठीक है। डॉलर एक्स सॉरी को, और मैं करता हूँ डॉलर एक्स को डॉलर वाई के साथ जोड़ता हूँ। ये वैसे अगर मैं लिखूंगा ना तो देखें एरर आएगा, ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन क्या, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का, डॉट,
ठीक है। अब डॉट को मैं यूज करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे दिस इज अ स्ट्रिंग और दिस इज माई सेकंड स्ट्रिंग, ये अब मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दो स्ट्रिंग्स को मैंने कंबाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें ये इन दोनों के दरमियान में स्पेस नहीं है, तो अगर मैंने स्पेस डालनी हो तो मैं एक और काम कर सकता हूँ कि मैं एक और स्पेस की स्ट्रिंग डाल देता हूँ। ठीक है, ऑन द गो भी तो मैं स्ट्रिंग डाल सकता हूँ। यहाँ पे देखें ये स्पेस आ गई है, दिस इज ए स्ट्रिंग, दिस इज माई सेकंड स्ट्रिंग। तो अगर मैं यहाँ पे एक और मैंने कोई स्ट्रिंग डाली, मैं वो भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रिंग भी यहाँ पे नजर आने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप इस तरह से एक ही स्ट्रिंग को जोड़ जोड़ के आप क्या लेंगे आगे बना सकते हैं। बल्कि अगर मैंने इसको सेव करना है एक और स्ट्रिंग में, डॉलर जेड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब मैं इक्वल डॉलर जेड करूंगा तो वो अब ये वाली जो कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग है वो सेव भी हुई होगी। यहाँ पे देखें ये वाली जो स्ट्रिंग है ये वही वाली स्ट्रिंग नजर आ रही है और वही वाली स्ट्रिंग हमारी सेव भी हुई है। ठीक है, ये वाला काम हो गया। अच्छा, अब इस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन आप कहीं से लेके आ रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से लेके आ रहे होते हैं और उनको कंबाइन करना होता है, तो ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की जरूरत पड़ेगी। आगे हम जाके ना बने बनाए स्ट्रिंग के ऑपरेशन भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग रिवर्सल, स्ट्रिंग को देखना, स्ट्रिंग के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट करना, ये वाली सारी चीजें हम आगे जाके देख लेंगे जिस तरह हम आगे जाते रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये काम हो गया। हाँ, अब आते हैं स्ट्रिंग की टाइप्स के ऊपर। अच्छा, स्ट्रिंग की दो तरह की टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है डॉलर ए इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब एक मैंने लिखा है टुडे इज डॉलर ए दिसंबर, यहाँ पे टीएच भी लिख देते हैं। एक और काम करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में टीएच लिखते हैं, सब स्क्रिप्ट में टीएच लिखते हैं। यहाँ पे देखें आप, तो ये तो कैपिटल लिख लिया इसने, खैर छोड़ें। एक मैंने लिखा है टुडे इज डॉलर ए दिसंबर। ठीक है, और ये मैंने लिखा है डबल कोट्स के अंदर। इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें टुडे इज 9 दिसंबर, ये लिखा हुआ आ गया। सही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो डॉलर ए था उसने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू को उसने कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लिया। लेकिन अगर मैं सिंगल कोट में करता हूँ, यही वही चीज मैंने लिखी हुई है, टुडे इज डॉलर ए दिसंबर। ठीक है, अब डॉलर ए दिसंबर यहाँ पे क्या है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब ये डॉलर ए दिसंबर इस तरह लिख रहा है। तो अगर आप डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता है, अगर आप सिंगल कोट में लिखते हैं तो वो वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, ये चीज मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ चैनल के ऊपर। अभी तक की फाइल जो है, अच्छा गूगल ड्राइव से नहीं, अपने कंप्यूटर से करनी है। अच्छा, ये देख लीजिएगा इसको, और अभी मैं 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आते हैं पीएचपी के ये इको प्रिंट और फंक्शंस को देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट की ब्रेक दें आप मुझे।
अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं तीसरा लेक्चर पीएचपी का। अच्छा, इसमें पीएचपी के अंदर ना कुछ कांस्टेंट्स होते हैं और कुछ प्री डिफाइंड कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल डबल अंडरस्कोर से वो शुरू होते हैं। डबल अंडरस्कोर फाइल का मतलब होगा कि ये इसी जो जिस फाइल की हम बात कर रहे हैं वही वाली फाइल होगी। डबल अंडरस्कोर dir का मतलब है कि वही वाली डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी के अंदर हम हैं, ठीक है। तो उससे आगे अगर आपने कोई चीज़ मॉडिफाई करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। खैर इतने ज़्यादा हम कॉन्स्टेंट्स को यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं इको और प्रिंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब प्रिंट भी हमने यूज़ किया था ना, प्रिंट ये वाली फाइल मैंने दे दी आपको। ये फाइल मैंने दी है, हाँ जी ये दे दी है, ठीक है। आप इसको जर्नल से जाके डाउनलोड कर लें और इसको देख लें, इसको रन करके देखें कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसमें इतनी मुश्किल चीज़ कोई नहीं है अभी तक, ठीक है। अच्छा, हाँ, दो फंक्शन देखे थे हमने, इको और प्रिंट का, ठीक है। तो जिस तरह इको क्या करता है, इको डिस्प्ले करवाता है, और प्रिंट क्या करता है, प्रिंट भी डिस्प्ले करवा देता है। अच्छा, दोनों काम सेम करते हैं लेकिन इनका बिहेवियर कह लें थोड़ा सा डिफरेंट है, या काम करने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। प्रिंट इज ए फंक्शन लाइक कंस्ट्रक्ट दैट टेक सिंगल पैरामीटर एंड हैज ए रिटर्न वैल्यू व्हिच इज ऑलवेज वन, whereas echo is purely a PHP लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट, ठीक है। जो प्रिंट है वो एज ए फंक्शन काम करता है, ठीक है। पीएचपी का फंक्शन काम करता है बना बनाया, और जो इको है वो पीएचपी का लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। जिस तरह अरे है ना, अरे में लिखता हूँ तो उसके आगे मैं अरे डालता हूँ, इस तरह इको के आगे जो भी लिखूंगा उसका मतलब होगा कि इसको प्रिंट करना है। लेकिन जो प्रिंट का फंक्शन है वो एज ए फंक्शन काम करता है, उसकी रिटर्न टाइप भी है और वो एक आर्गुमेंट भी लेता है, जो आर्गुमेंट लेता है उसको वो आउटपुट में दिखा देता है। Since both commands are construct, neither requires parentheses. By and large, the echo command will be tad faster than print in general output because it doesn't return set a return value. On the other hand, because it is implemented like a function, echo cannot be used as part of more complex expression, whereas print can. अच्छा, तो अब प्रिंट को प्रिंट ही मैं कह लें कि रिटर्न टाइप भी होती है। रिटर्न टाइप क्या होती है ये हम आगे आज ही शायद देख लें कि प्रिंट एज ए फंक्शन काम कर रहे हैं। तो फंक्शन को देखने के लिए हम पहले देख लेते हैं फंक्शन क्या काम करते हैं। अच्छा, अब पीएचपी में कोई भी काम करना हो ना, हमने क्या किया था, ये एक फाइल बनाई हुई थी हमने, ये जिस तरह से कि पहले ये वाला काम चलेगा, फिर ये वाला कोड चलेगा, फिर ये वाला कोड, फिर ये इस तरह करके ना कोडिंग चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपकी मैथमेटिक्स में भी और पीएचपी में भी फंक्शन क्या काम करते हैं। फंक्शन असल में कोई भी एक काम करना हो ना, उसकी सारी इंस्ट्रक्शन को अगर मैं ग्रुप कर दूं तो वो मेरा फंक्शन बन जाता है, ठीक है। क्या हो गया फंक्शन, कोई भी मैंने एक काम करना हो उसकी सारी की सारी कह लें कि जो चीजें मैं ग्रुप कर दूं, इंस्ट्रक्शंस ग्रुप कर दूं, वो मेरा फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन आर यूज्ड टू सेपरेट आउट सेक्शन ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही टास्क कोई काम कर रहा है, कोई कोड पीस ऑफ कोड, तो मैं उसको कंबाइन कर दूंगा तो वो मेरा फंक्शन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मे बी यू ऑफन नीड टू लुक अप डेट एंड रिटर्न इन सेंटर फॉर्मेट, that would be good example to turn into a function, a code that might be। अच्छा, अब ये एक कोड है पीएचपी का, ये क्या करता है, ये डेट को लेता है और उसको एक फॉर्मेट के टाइप पे रिटर्न कर देता है, ठीक है। हम वैसे एक छोटा सा फंक्शन बना के देखते हैं कि फंक्शन करता क्या है, ठीक है। अब फंक्शन बनाना बड़ा आसान है, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सारा। ठीक है, हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं और आप फंक्शन बनाते किस तरह से,
जिस तरह से मैं अरे बनाने के लिए अरे लिखता था, या और कुछ हमने किया ही नहीं खैर अभी तक। फंक्शन लिखेंगे हम, ठीक है, और फंक्शन का नाम लिख लेंगे, ठीक है। फंक्शन का नाम लिख देते हैं डिस्प्ले नेम, ठीक है, और ये ब्रैकेट्स लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर ये वाली ब्रैकेट्स आएंगी, और हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे देते हैं को डॉलर नेम, ठीक है, और यहाँ डॉलर नेम इज इक्वल टू ठीक है। इसको हम चलाते हैं। अब यहाँ पे देखें, अभी मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। कोई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी मैंने ये एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अब फंक्शन में क्या किया है, ये जो 11 और 12 है मेरे पास इंस्ट्रक्शंस के, एक नेम मैंने लिखा है और उसको मैंने इको करा दिया, प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो इसको मैंने ग्रुप कर लिया, लेकिन जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा तो मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल किस तरह से करते हैं? फंक्शन को कॉल बड़े आराम से इस तरह से कर लेते हैं, डिस्प्ले नेम, फंक्शन का नाम और ब्रैकेट्स, ठीक है। जिस जो ये इंस्ट्रक्शन लिखी है ना, वही मैंने यहाँ पे लिखी है। अब देखें, ये इसने नेम को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आ गया है एक, ये देख लेते हैं। सर एचटीडॉक से फोल्डर में डब्ल्यूपी की फाइल्स हैं जो ऑलरेडी डाउनलोड की हुई हैं, देन उसी फोल्डर में पीएचपी की फोल्डर में क्रिएट किया है एज टू टोल्ड, उसमें इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल रख दी है। अब इंडेक्स डॉट पीएचपी को ओपन एज क्रोम करता हूँ तो ब्राउजर में कोडिंग आती है, आउटपुट में तो वर्डप्रेस की साइट। अच्छा, मुझे समझ थोड़ी सी नहीं आई, पढ़ लेता हूँ। जो पीएचपी का फोल्डर क्रिएट किया आपने, अच्छा, आपने आप ना अपना मुझे स्क्रीनशॉट भेजें इधर, इसका ना जो फोल्डर है डायरेक्टरी, इसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे ना आपने शायद मेरे ख्याल में वर्डप्रेस की फाइल्स को जिप कर दिया है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने ये वाली स्क्रीनशॉट भेजें एचटीडॉक्स की, ठीक है। वो वाली फाइल अलग है। देखें, जिस तरह मैंने ईआर ऑनलाइन यहाँ पे रखी हुई थी, जिस तरह आपने bajwa.com रखी हुई थी, कह रहे हैं बाजवा कॉम, ठीक है। तो बाजवा कॉम का अलग फोल्डर होगा, बाजवा कॉम का अलग फोल्डर होगा जिसके अंदर ये आपने ये वाली फाइल्स रखनी है, ठीक है। और क्योंकि एचटीडॉक्स के अंदर मेरी एक साइट नहीं पड़ी होगी, मेरी मल्टीपल साइट्स पड़ी होंगी, ठीक है। तो बाजवा कॉम के अंदर आपका कह लें कि वर्डप्रेस की फाइल पड़ी होगी, और जो पीएचपी की फाइल होगी ना, उसके अंदर खाली आपने ये वाली फाइल रखनी है index.php की, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से दोनों खोलना है, ठीक है। तो ये इसकी स्क्रीनशॉट सेंड करें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अटेंडेंस लगा लें आप, ये इसमें अनाउंसमेंट के, जो आपका फेसबुक का ग्रुप है उसमें अनाउंसमेंट में पड़ी हुई होगी, वहां से देख लें। अच्छा, कहाँ पे थे हम? हाँ, फंक्शन के ऊपर बात कर रहे थे। तो अब फंक्शन ने किया क्या है, अगर हम देखें फंक्शन का काम क्या हुआ या फंक्शन का इस्तेमाल क्या हुआ, तो फंक्शन ने दो इंस्ट्रक्शन को ग्रुप कर दिया, और मैंने इसको यहाँ पे बुलाया डिस्प्ले नेम। तो वो अब मुझे एक ही लाइन लिखनी पड़ रही है, ठीक है। मैं इसको अगर 2-3 दफा करूंगा, बल्कि यहाँ पे एक और लाइन लिख लेते हैं, ये एक लाइन ब्रेक भी आ गया, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन को 2 दफा कॉल करता हूँ, तो अब मैं जितनी दफा कॉल करूंगा वो मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये 3 लाइनें अब मुझे बार बार नहीं लिखनी पड़ रही, उसकी जगह मुझे एक लाइन ही लिखनी पड़ रही है, ठीक है। तो इस तरह हमारा फंक्शन काम करता है।
ये पहले मुझे 3 लाइन अलग अलग लिखनी पड़ रही थी, अब मुझे खाली एक लाइन लिखूंगा तो मेरा काम उस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब ये देखें, अब ये काम हमने किया कैसे, फंक्शन बनाना किस तरह से। सबसे पहले हमने फंक्शन कीवर्ड एज ए फंक्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये क्या लें कि फंक्शन का नाम लिखना है, जो भी मुझे नाम चाहिए होगा। उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगी, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं सारी इंस्ट्रक्शन रख लूंगा, ठीक है। अब मैंने फंक्शन को कॉल करना है, जैसे ही मैं कॉल करूंगा फंक्शन को तो वो ये वाली तीनों लाइनें एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। दोबारा मैंने कॉल किया, फिर उसने ये 3 लाइन एग्जीक्यूट कर दी, फिर मैंने कॉल किया, उसने फिर ये 3 लाइन एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है। तो ये सिंपल फंक्शन, ये बिल्कुल अच्छा, ये ना फंक्शन की एग्जांपल है। हम ये वाला काम तो शायद फंक्शन से कभी ना करें। अब बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स हजार हजार लाइनों की जो काम है उसका मैं फंक्शन बना लेता हूँ और मैं उसको एक लाइन बना के कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये अब फायदा होता है फंक्शन का हमारे, कि जो एक काम कर रही है उन सारी इंस्ट्रक्शन को मैं ग्रुप कर दूं, और वो उस ग्रुप को जब भी मैंने कॉल करना हो तो मैं फंक्शन का नाम लूंगा, वो फंक्शन अपना काम करना शुरू कर देगा, वो वाली जो इंस्ट्रक्शन हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कुछ क्लियर हुई फंक्शंस के बारे में चीजें। While creating a function, its name should be start with keyword function, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था, एज ए फंक्शन लिखना है शुरू में। एंड ऑल द PHP कोड शुड बी पुट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल, ठीक है। ये इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो इंस्ट्रक्शन फिर आगे फॉलो होती जाएंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पैरामीटर्स को, ठीक है। उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करते हैं। रिटर्न टाइप और कल के लेक्चर में देखेंगे हम। अच्छा, अभी तो ये हो गया कि ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ये सिर्फ मेरा नाम प्रिंट करा रहा है, ठीक है। तो ये तो कह लें कि इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि इसको कि इसने मेरा नाम नहीं प्रिंट कराना, मैं जिसको जो भी नाम दूंगा वो इसने प्रिंट कराना, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ डॉलर नेम, ठीक है। ये प्रिंट का फंक्शन ही बन जाएगा एक किस्म का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, बल्कि एक सिंपल फंक्शन रहने देते हैं। हाँ, ये आपको काम आएगा, ये मैं बल्कि दे देता हूँ आपको जनरल के ऊपर। इसको आप चला के देख लें, ठीक है। अब मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये तो खाली मेरा नाम प्रिंट कराएगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैं जो भी नाम दूँ इसे, ये उसको प्रिंट कराए, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 वेरिएबल्स बना लेता हूँ। नेम 1, पहले ये नेम 1 को प्रिंट कराए, ठीक है। फिर डॉलर नेम 2 को प्रिंट कराए, ठीक है। फिर डॉलर नेम 3 को प्रिंट कराए, ठीक है। तो अब मैंने इन तीनों यहाँ पे जब ये डिस्प्ले नेम कर रहा हूँ तो इसको इस तरह से काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या फंक्शनैलिटी होती है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास पैरामीटर की फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जो ये डॉलर नेम इसने प्रिंट कराना है वो यहाँ पे दूँ मैं, ठीक है। जब भी मैं डिस्प्ले नेम करूँ तो ब्रैकेट के अंदर मुझे वो वैल्यू देनी पड़ेगी जो मैंने डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर डॉलर नेम 1 कर देता हूँ, डॉलर नेम 2 कर देता हूँ, और डॉलर नेम यहाँ पे क्या था, नेम 3 था, डॉलर नेम 3 कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे अब क्या होगा, अब ये इसी तरह से ये सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब पहले वो क्या कर रहा था, पहले जो मैंने यहाँ पे
चीजें लिखी थी वही कर रहा था, लेकिन अब मैंने पैरामीटर जो है वो बाहर से लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, अब ये तीनों पैरामीटर्स को अलग अलग मेरे लिए प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, इसको हम कहते हैं, ये मैंने पैरामीटर लिया, फंक्शन का पैरामीटर है डॉलर नेम, ठीक है। तो अब मैं जो इसको यहाँ पे दूंगा वो उसको काम करेगा। अच्छा, ये वाला काम तो ये इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर ऐड करने हो, उसके लिए हम फंक्शन बना सकते हैं, डॉलर ए और डॉलर बी लिख लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे मैं रखता हूँ डॉलर ए इज इक्वल टू 1 और डॉलर बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये मैंने रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डॉलर ए प्लस डॉलर बी, ठीक है। एक्स वाई कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये कोई भी दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, ठीक है। ये डॉलर ए और डॉलर बी यहाँ पे मैंने ऐड किया ना, तो कोई भी दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अब मुझे दो नंबर्स देने हैं, वरना नहीं तो एरर आएगा, डॉलर एक्स डॉलर वाई, ठीक है। ये दो नंबर हो गए, ठीक है। यहाँ पे 10 और 20 ये दो नंबर हो गए, ठीक है। और यहाँ पे 1482 और 10, ठीक है, ये दो नंबर हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो नंबर नहीं दूंगा तो एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर रिक्वायर कर लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले नेम एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 हो गई, इको ए प्लस बी 1 + 2 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या है, डिस्प्ले 10 और 20। अब यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, इको ए प्लस बी 10 + 20 30 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह तीसरा फंक्शन भी यही वाला काम करेगा, ठीक है। ये ए प्लस बी 1 + 2 हो गया, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, 1 + 2 हो गया, 10 20 30 हो गया, और ये जो तीसरी वैल्यू है भी उसमें कंप्यूट करके देती है, ठीक है। ये कोड भी मैं आपको दे देता हूँ। तो इसमें क्या किया हमने, ये हमने पैरामीटर्स को यूज किया, ठीक है। अच्छा, ये आपने स्क्रीनशॉट भेज दी, ये इसको मैं देखता हूँ अभी इसको। अच्छा जी, ये bajo.com आ गई, ठीक है। और इसके अंदर ये, ठीक है। तो आपका एरर क्या आ रहा है, आप अगर ये PHP करते हैं तो वो खुलती नहीं है फाइल, जिस तरह से मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ लोकल हो /PHP, तो आपकी PHP वाली फाइल खुलनी चाहिए, यही हो रहा है ना। दोबारा से देख लेते हैं सर। एचटी डॉक्स में फोल्डर में डब्ल्यू की फाइल्स हैं जो ऑलरेडी डाउनलोड की हुई हैं, देन उसी फोल्डर में PHP को क्रिएट किया है, इसमें इंडिविजुअल PHP फाइल रखी है। अब इंडिविजुअल इसको ओपन एज क्रोम करता हूँ तो ब्राउजर में कोडिंग आ रही है। ओपन विद क्रोम नहीं करना आपने, ठीक है। ओपन विद क्रोम करने का क्या मतलब है कि मैं PHP की फाइल को खोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसको उसकी जरूरत नहीं है, हमने क्या करना है, अब PHP होस्ट होती है, ठीक है। तो आपने एड्रेस डालना है, एड्रेस क्या डालना है, लोकल होस्ट / फोल्डर का नाम, आपके फोल्डर का नाम क्या है, PHP, ठीक है। तो अगर बाजवा कॉम डालेंगे तो आपकी बाजवा कॉम वाली वेबसाइट खुलेगी, PHP डालेंगे तो PHP वाली वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। इसलिए हम सर्वर बनाते हैं। आउटपुट नहीं, एंड लोकल होस्ट bajo.com सैम्पल साइट ओपन करूँ तो WP की साइट ओपन होती है, ठीक है। तो आपने ओपन क्या करना है, लोकल होस्ट /PHP, ठीक है। अब ये PHP का फोल्डर होगा ना, जिस फोल्डर में आपने रखी हुई है, उसी को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोकल होस्ट /bajwa.com करते हैं तो वो ये वाली वेबसाइट खुलेगी, अगर आप लोकल होस्ट /PHP करते हैं तो ये वाली वेबसाइट खुलेगी। अगर आप एक नई वेबसाइट बना लेते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर नई index.php करते हैं, तो उसको खोलने के लिए क्या करेंगे, लोकल होस्ट / उस फोल्डर का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे
ht docs के अंदर ना आपकी मल्टीपल वेबसाइट्स पड़ी हुई होती हैं यार। बल्कि आपने ना एक और काम किया हुआ है, आपने जैम्प इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ये आपने वर्डप्रेस बिटनामी का शायद इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप एक काम कर लें कि जैम्प के फोल्डर में रखें, ठीक है, बिटनामी के फोल्डर में रखें। बिटनामी की जो इंस्टॉलेशन होती है ना वो और होती है, ठीक है। उसने खाली इसी को देखना है, ठीक है। जैम्प का फोल्डर, जैम्प आपने बल्कि अलग से इंस्टॉल किया हुआ है। जैम्प खोलें, उसके अंदर htdocs का फोल्डर होगा, ठीक है। बिटनामी का जो, ये दोनों को अनइंस्टॉल करते हैं, पहले जैम्प को और बिटनामी को, फिर खाली जैम्प इंस्टॉल करें, ठीक है। आपका मसला ये वाला आ रहा है, ठीक हो गया। चलें जी, आज के लिए इतना रखते हैं। अच्छा, जो आप हैं इरफान हसन बाजवा, तो आपने क्या करना है, आपने बिटनामी जो इंस्टॉल किया ना, बिटनामी का वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, उसको अनइंस्टॉल कर दें। आपने वर्डप्रेस कहाँ से इंस्टॉल करना है, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है इधर wordpress.org से, ठीक है। उसकी फाइल्स आपने रखनी है वहाँ पे, ठीक है। तो बिटनामी वाला इंस्टॉल ना करें वर्डप्रेस, ठीक हो गया। चलिए शुक्रिया, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।